हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर 500 के प्रोग्राम में आज हमारा 5वां दिन है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर 11 अक्टूबर को आयोजित है। हमको पता है कि इस करंट अफेयर का इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। नियर अबाउट 20 से 25 क्वेश्चन अकेले करंट अफेयर के इस प्रोग्राम में चलते हैं। ऐसे में इस पूरे पेपर में जब करंट अफेयर का रोल अकेले 20 से 25 क्वेश्चन है, यानी हम लोग देखें तो 100 क्वेश्चन के करीब में कट ऑफ जाता है। ऐसे में अगर 25 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का ही मान लें, अगर रेशियो करंट अफेयर का है, तो हम देख सकते हैं कि नियर अबाउट 1/4 आपका सक्सेस करंट अफेयर से निकलेगा, यानी 1/4 आपके चयन में भूमिका अकेले करंट अफेयर का रहेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर डे 5। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये जो 83, 84 और 85 नंबर क्वेश्चन है, ये डे 4 का है। एक ही पेज में है, इसलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं फिर से। तो जो वित्त आयोग में हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख किया गया है और यह एक अर्धन्यायिक सलाहकारी निकाय है। 84 नंबर क्वेश्चन था, व्लादिमीर पुतिन हमको बताया कि 2036 तक अब राष्ट्रपति रहेंगे, रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। हाल ही में एक प्रस्ताव पारित करके ऐसा किया गया है। ये प्रस्ताव जो पारित किए थे, जिसने पेश किया था इस प्रस्ताव को, वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो वो थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा कौन थी। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली ये प्रथम महिला थी दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे कि वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। जो डे 4 का लास्ट क्वेश्चन था 85 था, वो था कि हाल ही में भारत को हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अस्थायी मेंबर चुना गया है। भारत कंटिन्यू अस्थायी मेंबर के लिए प्रयत्नशील है, कोशिश कर रहा है। हमको पता है कि अस्थायी मेंबर की संख्या कुल 5 है, और वो कौन से 5 मेंबर है दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है। इसको हम लोग होमवर्क दिए थे। तो हम लोग देखेंगे जो अस्थायी मेंबर्स हैं, इनमें कुल 10 मेंबर होते हैं और भारत को 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे उद्यान जो जियो अभ्यारण्य है, इनके ऊपर है। तो हम लोग देखेंगे जो बन्नेरघट्टा उद्यान है दोस्तों, जो बन्नेरघट्टा उद्यान है, ये हाल में चर्चा में था और ये कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उडुपी कर्नाटक में स्थित है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बन्नेरघट्टा उद्यान और सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों उडुपी कर्नाटक में स्थित है। आगे आते दोस्तों, अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है और भौगोलिक रूप से इसे नल्लामाला पहाड़ियों में पाया जाता है। यानी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि नल्लामाला पहाड़ियाँ जो होंगी उसका विस्तार तेलंगाना राज्य तक होगा, क्योंकि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे दोस्तों, तेलंगाना, और नल्लामाला पहाड़ी जो है इन दोनों से संबंधित है। तो अगर मैचिंग का क्वेश्चन आता है, तेलंगाना मिलता है तो आप उससे मैच करा सकते हैं, और तेलंगाना की जगह अगर नल्लामाला पहाड़ी मैच कराने के लिए मिल जाए तो आप इसको भी मैच करा सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक रूप से जो अमराबाद टाइगर रिजर्व का विस्तार है वो नल्लामाला पहाड़ियों तक है। आते हैं दमला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दमला वन्यजीव अभ्यारण्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है और ये झारखंड में स्थित है। झारखंड का ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो अभ्यारण्य है वो यही है। आगे 87 नंबर क्वेश्चन, एक इंडेक्स है जिसका नाम है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020। दोस्तों हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक आई है वो आई है 84। तो 84वीं रैंक आई है भारत की। और हम लोग देखेंगे अगर तो ब्रिक्स देशों में जो सबसे कम यानी सबसे घटिया रैंक जो है वो है भारत का। बाकी हमसे लगभग सारे देशों का अच्छा है। देख सकते हैं कि ब्राज़ील का 19 है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया का देखें तो 51 है, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना देखें तो चाइना का 72 है, और उसके बाद से देखें तो साउथ अफ्रीका का 56 है। यानी हम देख सकते हैं कि हमसे सब के सब आगे हैं।
इसमें दोस्तों इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये था कि सबसे शक्तिशाली जो वीज़ा है, जो पासपोर्ट है, वो जापान का है और जापान के पासपोर्ट के दम पे आप 191 कंट्रीज़ की यात्रा कर सकते हैं, 191 देश की यात्रा कर सकते हैं। हाल के दिनों में दोस्तों शास्त्रीय भाषा इम्पॉर्टेंट रही है, काफ़ी चर्चा में रही है। इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसने सर्वसम्मति से, यानी हम कह सकते हैं बहुमत के साथ, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए आग्रह किया है, संसद से आग्रह किया है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा अगर शास्त्रीय भाषा के बारे में ऐसे में चर्चे में आ गई है तो जो शास्त्रीय भाषा का बैकग्राउंड है उसको देख ले तो हम लोग देखेंगे भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं और शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले तमिल को मिला था, उसके बाद संस्कृत को मिला है, फिर कन्नड़ को मिला है, फिर तेलुगु को मिला है, उसके बाद मलयालम को मिला है, उसके बाद उड़िया को मिला है। यानी तमिल से स्टार्ट हुआ है और उड़िया को लास्ट है। तो कभी अरेंज करने के लिए दोस्तों आ जाए तो याद रखेंगे तमिल को सबसे पहले मिला है और 6वें नंबर पे आपका है उड़िया और सेकंड पे आपको याद रखना है, सेकंड पे संस्कृत है। तो संस्कृत को पहले नहीं रखेंगे दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देंगे। शास्त्रीय भाषा में जो सबसे पहले शामिल की गई थी वो थी तमिल। हाल ही में दोस्तों एक लिस्ट आई है फोर्ब्स सूची 2020। तो हम देखेंगे कि ये सूची जो है ये अरबपतियों को इंडिकेट करती है, अरबपतियों की जो सूचनाएं हैं, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, भारत में इनकी क्या पोजीशन है उसको दर्शाती है। तो इस बार इस लिस्ट में कुल 2035 अरबपतियों की सूची तैयार की गई है और इनमें से 102 इंडियन है। तो फोर्ब्स सूची 2020 में जो अरबपति हैं उनमें जो 102 हैं वो इंडियंस हैं और इन इंडियंस में फर्स्ट पे हमको पता है कि मुकेश अंबानी फर्स्ट रैंक पे हैं, मुकेश अंबानी। और ओवरऑल देखिए हम लोग फर्स्ट रैंक पे तो जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजन के मालिक हैं, सेकंड पे बिल गेट्स हैं, थर्ड पे बर्नार्ड एर्नोल्ड हैं और 7th रैंक पे जुकरबर्ग हैं फेसबुक के। तो जुकरबर्ग 7th पे हैं, बिल गेट्स ध्यान देंगे दोस्तों कि बिल गेट्स की पोजीशन सेकंड है और इस बार फिर से जेफ बेजोस फर्स्ट रैंक पे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, इसके बारे में हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आर्थिक एवं विकास संगठन यानी OECD, यह आर्थिक एवं विकास संगठन यानी जो OECD के ढांचे के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संगठन है। तो सबसे बड़ी बात याद करेंगे कि यह एक स्वायत्त संगठन है, किसके ढांचे के अंतर्गत यानी किसके अंतर्गत, तो OECD यानी आर्थिक एवं विकास संगठन के अंतर्गत। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। आगे ध्यान देंगे कि 2017 में भारत इसका सहयोगी सदस्य बना है। इस कीवर्ड को जरूर याद रखेंगे कि 2017 में भारत सहयोगी सदस्य बना है और ये जो IEA है इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया। तो भारत इसका सहयोगी सदस्य है और इसको 1974 में 1974 में स्थापित किया गया था। आते हैं दोस्तों, हमको पता है कि UPPCS में जो महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं उनमें भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछ देता है। तो ऐसे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों को देख रहे हैं। तो दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें जो स्वीडन है उसको फर्स्ट रैंक मिली है और जो भारत है उसको 9th रैंक मिली है। यानी जलवायु परिवर्तन में जो क्लाइमेट चेंज को लेके और सूचकांक आई है उसमें भारत की 9th रैंक है। जो वैश्विक शांति सूचकांक 2020 है दोस्तों, इसमें इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक इसमें दोस्तों बहुत ही खराब है और भारत की 139 रैंक आई है, 193वीं रैंक आई है। आइसलैंड को दोस्तों, इसमें जो आइसलैंड है उसको फर्स्ट रैंक मिला है। इसमें जो न्यूजीलैंड है उसको सेकेंड रैंक मिला है। जो पुर्तगाल है दोस्तों, जो पुर्तगाल है उसको इसमें 3rd रैंक मिला है। और वैश्विक शांति सूचकांक में जो लास्ट रैंक है वो अफगानिस्तान को मिला है, तो दोस्तों इसमें ध्यान देंगे। आइसलैंड, हमको पता है कि बर्फ़ बहुत ठंडी होती है तो वहाँ पे रहने वाले लोग शांत होते हैं, तो आइसलैंड फर्स्ट रैंक पे है शांति सूचकांक में, न्यूजीलैंड सेकेंड पे है,
पुर्तगाली थर्ड पे हैं और भारत जो है 139th रैंक है। दोस्तों ध्यान देंगे, हम लोग इस रैंक को मेंस के पेपर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं कई जगह। तो इतना याद रखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग जो है वो 139 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 दोस्तों, इसमें जो भारत की रैंक है वो 40वीं रैंक है, 14th रैंक है। और भारत के जो मार्क्स है वो 38.46% के करीब में है, 38.46% है। दोस्तों इस सूचकांक को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह, बस इतना याद रखेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें केवल आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग इसमें 40th यानी 40वीं रैंक है। अमेरिका फर्स्ट रैंक पे है, यूके सेकेंड पे है, फ्रांस थर्ड पे है, स्वीडन फोर्थ पे है और जर्मनी फिफ्थ पे है। केवल आप 3 याद रखेंगे, फर्स्ट पे अमेरिका है, सेकेंड पे यूके है और थर्ड पे फ्रांस है। फर्स्ट पे अमेरिका है, अमेरिका को यूएस से लिख देते हैं। तो इस तरह से ध्यान देंगे दोस्तों। आते हैं 94th नंबर क्वेश्चन पे। 94th नंबर क्वेश्चन है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020। तो जो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 है, भारत को इसमें 43वें स्थान मिली है। और अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक देखे हैं, उसमें भारत को 40वीं रैंक मिली है। भारत के इसमें जो मार्क्स हैं वो 62.95 हैं, 62.95 हैं ओवरऑल 100 में से। और कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में हम देखेंगे कि जो सिंगापुर है दोस्तों, उसको फर्स्ट रैंक मिली हुई है। और जो वेनेजुएला है उसको लास्ट रैंक मिली है, 63वीं रैंक मिली है। यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस जो रैंकिंग है हमारी, उसमें भारत और कुल 63 देश ही शामिल थे और भारत को 43वीं रैंक मिली है। यानी हम कह सकते हैं लास्ट 20 रैंक, लास्ट से देखें तो लास्ट 20 रैंक है भारत की दोस्तों, क्योंकि इसमें देश की संख्या भी केवल 63 है और वो 63 यानी 63वां देश जो है वो वेनेजुएला है। 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, कलर चेंज कर लेते हैं, मंत्रालय के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल कुल 8 प्रमुख क्षेत्र। तो दोस्तों हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट जो ऊपर के 4 है वही देख लेंगे, बाकी सब देख लेंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर का 5 याद रहता है, 4 याद रहता है तो आपका काम चल जाएगा। तो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उत्पादन यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन इंडेक्स है, IPI है, वो क्या है कि रिफाइनरी उत्पाद उसमें सबसे अधिक है। फर्स्ट रैंक पे रिफाइनरी उत्पाद, लगभग 28% इसका जो हिस्सा है वो रिफाइनरी उत्पाद का है। इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड पे है और इसका हिस्सा लगभग 20% के करीब में है। इस्पात का हिस्सा दोस्तों लगभग 18% करीब में है। कच्चा तेल का हिस्सा दोस्तों लगभग 10% के करीब में है और प्राकृतिक गैस लगभग 9% के करीब में है। तो इस तरह से ये 5 ऑर्डर आप याद रखिए। फर्स्ट में रिफाइनरी उत्पाद, सेकेंड पे इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड पे इस्पात, चौथे पे कच्चा तेल क्रूड ऑयल और फिफ्थ पे प्राकृतिक गैस। उसके बाद सीमेंट और उर्वरक है दोस्तों। प्रमुख बंदरगाहों को दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि जो प्रमुख बंदरगाह हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बस हमको 2 चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों कि बंदरगाहों से क्वेश्चन कैसे आएंगे। या तो दोस्तों अरेंज करने के लिए आएगा नॉर्थ टू साउथ, या आपसे ये पूछेगा कि पश्चिमी घाट पे कौन कौन सा स्थित है और पूर्वी घाट पे कौन कौन सा स्थित है। तो क्वेश्चन पूछने के 2 ही तरीके होंगे दोस्तों और उसी 2 नज़रिए से हम लोग इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो गुजरात वाले एरिया में कह रहा है कि कांडला यहाँ पे है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे कांडला है, यहाँ पे बांदीनगर है। तो गुजरात में 2 हो गया, कांडला और बांदीनगर। इसके बाद से मुंबई में हम लोग आए महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मुंबई है, सब जानते हैं। नहाव सेवा, जिसको अब नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, तो हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू नवाह सेवा बंदरगाह जो है वो यहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नहाव
सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। आगे आए दोस्तों हम लोग देखें तो जो मरमा गोवा है वो गोवा में है स्थित। आगे न्यू मंगलोर कर्नाटका में स्थित है, न्यू मंगलोर कर्नाटका में स्थित है, और कोचीन केरल में। तो हम लोग कह सकते हैं कि कांडला, अगर केवल पश्चिमी तट का अरेंज करना हो तो कांडला, बांदीपुर, नहा वशेवा, मरमा गोवा, न्यू मंगलोर और उसके बाद से कोचीन। तो हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेंगे। हालांकि दोस्तों इतनी आसान तरीके से नहीं देगा, कैसे घुमाएगा इस पे अभी देखते हैं। एक बार पहले पूर्वी तट के बंदरगाहों को देख लें। तो पूर्वी तट में तूतीकोरन है, एकदम लास्ट में देखें तो तमिलनाडु के, उसके बाद से चेन्नई है, उसके बाद से एनोर है, फिर आंध्रा में काकीनाड है, विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में पाराद्वीप है, फिर बंगाल में हल्दिया है और कोलकाता है। तो दोस्तों पहले तो नाम याद कर जाइए कि कौन किस रेंज में है। तो हम लोग देखेंगे इसकी याद करने के बाद से आपको जो मैच कराने के लिए देगा वो कुछ ऐसा देगा, देखेंगे तो कनाडा यहाँ कांडला, कांडला के बाद से बांदीपुर, बांदीपुर से बाद से देखेंगे हल्दिया है, और हल्दिया के बाद से आगे हम लोग देखें तो पाराद्वीप है, पाराद्वीप है, पाराद्वीप के बाद से दोस्तों मुंबई है, मुंबई के बाद से नहाव सेवा है, नहाव सेवा के बाद से दोस्तों विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम के बाद से मरमा गोवा है, मरमा गोवा के बाद से काकीनाड है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मिलाने के लिए देगा। तो थोड़ा सा इस तरह से, यानी पूर्वी और पश्चिमी, चूँकि बहुत थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, तो हो सकता है नॉर्थ टू साउथ मिलाने के लिए दे। इनमें से कुछ पश्चिमी घाट के बंदरगाह रहेंगे और कुछ पूर्वी घाट के बंदरगाह रहेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा दोस्तों एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पूरी तरह से ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। आते हैं दोस्तों, अगला भी हमारा एक मैपिंग पे क्वेश्चन है और वो है भूमध्य सागर के ऊपर, कि भूमध्य सागर के तटीय देशों के नाम पूछ देता है दोस्तों। देखेंगे तो हम लोग क्या है, स्पेन, फ्रांस, इटली, आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो क्रोएशिया, बोस्निया है ये, और यहाँ पे देखिए हम लोग तो ग्रीस है, यहाँ पे अल्बानिया है, यहाँ पे तुर्की है दोस्तों, इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनिस है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, यहाँ पे देखेंगे सीरिया है, यहाँ पे देखेंगे साइप्रस अंदर है, साइप्रस एक कह सकते हैं कि लेबनान है, इजराइल है। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं तो स्पेन, फ्रांस, इटली, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ग्रीस है, यहाँ पे देखिए तो अल्बानिया है, यहाँ पे तुर्की है, यहाँ पे मोरक्को है, अल्जीरिया है, यहाँ पे ट्यूनिशिया है, यहाँ पे लीबिया है, यहाँ इजिप्ट है, ये इज़राइल है दोस्तों, ये लेबनान है, ये सीरिया है। तो मेन याद रखेंगे इज़राइल, लेबनान और सीरिया। इज़राइल, लेबनान, सीरिया अगर ऑप्शन में यहाँ से आएगा तो देखिएगा इन तीन में से एक जरूर रहेगा, इज़राइल, लेबनान, सीरिया में से। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन आप और सही करने में सक्षम हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि नीलांबर पीतांबर जल योजना जो हाल ही में स्टार्ट की गई है उसका टारगेट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों हमको पता है कि हाल के दिनों में जो भारत है वो वाटर लेवल की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। तो ये लाई गई थी जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए लेके आई गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये योजना है जिसका नाम है नीलांबर पीतांबर जल योजना। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी बांध कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के तट पे है। तो इंदिरा गांधी बांध कहाँ पे है दोस्तों, तो नर्मदा नदी के तट पे है। कृष्ण सागर बांध ध्यान से देखो दोस्तों, तो जो कृष्ण सागर बांध है वो कावेरी नदी के तट पर है, और मेट्टूर बांध जो कि तमिलनाडु में है यह भी कावेरी नदी के तट पर है। मेट्टूर बांध दोस्तों, तो मेट्टूर बांध भी कावेरी नदी के तट पर है। इस तरह से दोस्तों आज हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। और
दोस्तों इस आज का डिस्कशन यहाँ से हम लोग पूरा करेंगे करंट अफेयर का। ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को हमारे लाइक करिए, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोग आगे भी इसी तरह से करंट अफेयर की वीडियोस लेके आएंगे ताकि जो हम लोग का एक 500 करंट अफेयर का टारगेट है प्रीलिम्स के पहले उसको पूरा करें और आपका जो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का है उसका मैक्सिमम क्वेश्चन अपने प्लेटफॉर्म से हम लोग फंसा सकें ताकि आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन बेहतर जा सके, मुख्य परीक्षा की कॉल आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।